हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी की शुरुआत तो गांजा स्मगलिंग से होती है, जिसमें एक बेहतरीन और खतरों से भरी स्मगलिंग को अंजाम दिया जा रहा था। मगर इसी दौरान स्मगलिंग में शामिल सभी लोग पुलिस के हाथ लग गए, जिसके बाद उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक जेल में डाला गया। और इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में बेहद अद्भुत और नामुमकिन था। ये कहानी अपने आप में इतनी हैरत अंगेज इसीलिए है क्योंकि इसमें शामिल सभी स्मगलर्स ने उस जेलब्रेक को अंजाम दिया जो किसी भी कैदी के लिए नामुमकिन था। और फिर ये कैदी बॉर्डर क्रॉस करके ऐसे गायब हुए कि फिर कभी किसी के हाथ नहीं लगे। इस कहानी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि इसमें शामिल सभी लोग स्मगलर्स बने कैसे और स्मगलिंग के दौरान वो कैसे पुलिस के हाथ लगे। तो आखिर कौन थे ये कैदी, कैसे वो इस अनोखी जेल ब्रेक को अंजाम देने में कामयाब हुए और क्यों वो कभी दोबारा किसी के हाथ नहीं लगे, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्योंकि एक ऐसे जेल की कहानी है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये कहानी है 3 ऐसे लोगों की जो अपनी बोट में बैठकर मेक्सिको से अमेरिका जा रहे थे। मगर इसी दौरान उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और तब उनकी मुलाकात 2 और लोगों से होती है। जिन 2 लोगों से उन तीनों की मुलाकात हुई वो दोनों आपस में भाई थे और ये दोनों भाई उन तीनों की मदद कर उन्हें अमेरिका वापस पहुंचाने वाले थे। मगर ये दोनों भाई एक ऐसा खतरनाक राज छुपाए हुए थे जिसने आगे चलकर उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया और वो सभी मेक्सिको की सबसे खतरनाक जेल पहुंच गए। क्योंकि इस जेल में एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल था और इसीलिए सभी फैसला करते हैं कि वो इस जेल से भाग जाएंगे। मगर इस जेल से भागने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया और जो परेशानियां उनके सामने आई, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है सन 1972 में, जब 3 अमेरिकी दोस्त माइक कुक, मे स्टैनली और पॉल स्मिथ के पास एक बोट हुआ करती थी और वो तीनों इसी बोट में सवार होकर कैलिफोर्निया से मेक्सिको के लिए निकलते हैं। क्योंकि वो तीनों बोट से समंदर के रास्ते जा रहे थे, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो मेक्सिको के शहर मज़ात्लन जाएंगे, जहां समुद्री किनारा भी था। ये वो वक्त था जब समुद्री बॉर्डर्स पर आज के मुकाबले पुलिस पेट्रोल्स काफ़ी कम हुआ करती थी और अमेरिका और मेक्सिको के बीच ज़मीनी बॉर्डर को भी लोग बिना पासपोर्ट के क्रॉस कर लेते थे। हालांकि कुछ कोस्ट गार्ड समंदर में पेट्रोलिंग किया करते थे ताकि समंदर के रास्ते की जाने वाली ड्रग स्मगलिंग को रोका जा सके। और यही वो सबसे अहम पहलू है जिसने इस पूरी कहानी का रुख मोड़ कर रख दिया। बहरहाल ये तीनों दोस्त बिना किसी कोस्ट गार्ड की नज़र में आए और बिना किसी को रोके अपना सफ़र तय करते हैं और मेक्सिको के शहर मज़ात्लन के किनारे पहुंच जाते हैं। अभी वो मज़ात्लन के किनारे पहुंचे ही थे कि तभी उनकी बोट का इंजन ख़राब हो जाता है। क्योंकि उनकी बोट की हालत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उन्होंने ये बोट काफ़ी कम पैसों में सेकेंड हैंड खरीदी थी। हालांकि इंजन पूरी तरह ख़राब नहीं हुआ था क्योंकि ये कभी काम करता था और कभी नहीं करता था, मगर ये बोट अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। हालांकि उन तीनों दोस्तों का यही प्लान था कि वो कुछ दिन मज़ात्लन में बिताने के बाद साउदर्न मेक्सिको की तरफ चले जाएंगे ताकि वो गर्मी की छुट्टियां बिता सकें और नई नई जगह एक्सप्लोर कर सकें। मगर इस बोट के इंजन ने उनके सारे प्लान को चौपट कर दिया। बहरहाल अब वो तीनों ये सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास महज $300 ही थे और इतने पैसों में वो बोट के इंजन ठीक नहीं करा सकते थे। अब वो तीनों फैसला करते हैं कि वो कुछ पैसे कमाएंगे ताकि उन पैसों से बोट को ठीक कराकर वापस अमेरिका लौट सकें। क्योंकि उन तीनों को गांजा पीने की आदत थी और उनकी इसी आदत ने उन्हें पैसे कमाने का एक मौका भी दिया, मगर इसी मौके ने उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब वो तीनों अपनी बोट को एक किनारे लगाकर मेक्सिको शहर के अंदर आते हैं और वहाँ एक टैक्सी पकड़ते हैं। टैक्सी चलाने के दौरान टैक्सी ड्राइवर उन्हें गांजा लेने के लिए कहता है जो पहले से ही उसके पास था और वो तीनों ये गांजा उससे ख़रीद लेते हैं। इसी दौरान वो ये देखते हैं कि जो गांजा उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से ख़रीदा था वो अमेरिका के मुकाबले 10 गुना सस्ता और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। और यहीं से उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना अपने पास रखे पैसे से गांजा ख़रीदा जाए और इसे ले जाकर अमेरिका में बेचा जाए। उनका ये मानना था कि इस गांजे को अमेरिका में बेचकर वो जो भी पैसे कमाएंगे उससे वो अपनी बोट को ठीक करा लेंगे और फिर दोबारा अपनी ट्रिप पर निकल जाएंगे। बहरहाल अब वो दोबारा उसी टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना शुरू करते हैं जिसने उन्हें ये गांजा बेचा था। और वो जैसे उन्हें मिलता है वो उससे कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में गांजा ख़रीदना है और या तो वो उन्हें ये गांजा ला कर दे या ऐसे शख्स के पास लेकर जाए जो ये गांजा बेचता हो। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर उन तीनों को टैक्सी में बैठने के लिए कहता है और अपनी टैक्सी को अलग अलग रास्तों और गलियों से होते हुए शहरों के बाहर एक सुनसान रेगिस्तान इलाके में जाकर रोक देता है। ये देख उन तीनों दोस्तों को अब कुछ घबराहट सी होने लगी और उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं टैक्सी ड्राइवर उन्हें लूट न ले, क्योंकि उन्हें बार बार यही लग रहा था कि झाड़ियों में छुपा टैक्सी ड्राइवर का साथी बाहर निकलेगा और उन्हें लूट लेगा। बहरहाल कुछ देर टैक्सी में बैठे रहने के बाद टैक्सी ड्राइवर उन तीनों से बाहर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो तीनों डरते हुए बाहर निकलते हैं और तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो गधे पर बैठा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। यह आदमी देखने में किसान की तरह लग रहा था और वो गधे पर जो सामान लादे हुए था वो कुछ और नहीं बल्कि बड़ी क्वांटिटी में गांजा था जो वो उन तीनों के लिए लेकर आ रहा था।
इतनी क्वांटिटी देख वो तीनों दोस्त चौंक जाते हैं क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि टैक्सी ड्राइवर और किसान को ये गलत फहमी हो गई है कि वो तीनों ये पूरा गांजा खरीद लेंगे, जबकि उनके पास महज $300 ही थे। क्योंकि वो तीनों इंग्लिश बोलते थे और टैक्सी ड्राइवर मैक्सिकन था, इसीलिए वो स्पेनिश बोलता था और इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो तीनों पूरा गांजा खरीदना चाहते हैं। बहरहाल तीनों में से एक अपनी जेब से $300 निकालता है और टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि उसके पास बस यही पैसे हैं, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर और किसान उनसे बहस करने लगते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गांजा लेकर आया था, इसीलिए उसे पैसे भी ज़्यादा चाहिए थे और ये बहस इसलिए भी और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि उनकी भाषाएं अलग थीं और उन्हें एक दूसरे को समझने में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिरकार तीनों दोस्त अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और अपनी पॉकेट्स को बाहर करते हुए कहते हैं कि उनके पास महज $300 के अलावा और कुछ भी नहीं है और अगर वो ये पूरा माल खरीद सकते तो बिल्कुल खरीद लेते। बहरहाल इस बहस के बाद किसान गुस्से में उन तीनों से कहता है कि उनके पास जो भी $300 हैं वो टैक्सी ड्राइवर को दे दें और बदले में वो उन्हें सारा गांजा दे देता है जो वो अपने साथ लाया था। अब उन तीनों के पास गांजे से भरे कुल 6 बैग्स थे और हर बैग के अंदर 2 बैग और थे जिसे उन्होंने महज $300 में ही खरीद लिया था। डील होने के बाद वो तीनों टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं कि वो उन्हें वापस छोड़ दे, मगर चूंकि टैक्सी ड्राइवर बहुत गुस्से में था क्योंकि ना तो उससे किसान से कोई कमीशन मिला और ना ही अपनी टैक्सी का भाड़ा, इसलिए वो उन्हें रेगिस्तान से महज हाईवे तक लाकर छोड़ देता है। हालांकि इस बात को लेकर उनके बीच बहुत बहसबाजी भी हुई कि वो उन तीनों को वहां तक छोड़े जहां उनकी बोट बंधी है, मगर टैक्सी ड्राइवर उनसे कहता है कि इतने सारे गांजे के साथ अगर वो शहर में जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा और वो ये रिस्क नहीं ले सकता। बहरहाल टैक्सी ड्राइवर उन तीनों को वहीं छोड़कर चला जाता है और वो तीनों हाईवे के किनारे ये बैग अपने कांधों पर लादकर चलना शुरू करते हैं। उन्हें चलते हुए अभी थोड़ी देरी हुई थी कि तभी उनकी नज़र एक पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है जो उनसे 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था और ये देख वो तीनों अचानक से रुक जाते हैं और ये डिस्कस करने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा उन्हें जिस बात का डर था वो ये था कि जिन बैग्स में ये गांजा भरा था वो ऊपर से खुले हुए थे और अगर पुलिस ऑफिसर उनके पास आकर उन्हें चेक करता है तो उसकी नज़र फ़ौरन गांजे के पैकेट्स पर पड़ जाएगी। एक बात और थी जिससे वो पुलिस की नज़रों में आ सकते थे और वो थी उनका हुलिया, जो अमेरिकन होने की वजह से वहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग था क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए वो वाइट फॉरेनर्स थे। बातचीत के दौरान माइक कहता है कि पुलिस वाला उन्हीं की तरफ देख रहा है और अगर वो तीनों रास्ता बदलकर निकलने की कोशिश करेंगे तो उसे उन पर शक हो जाएगा और वो उनका पीछा करने लगेगा। बहरहाल उन तीनों में यह तय होता है कि वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे जहां पुलिस वाला खड़ा है और उसी के पास से ऐसे निकलेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वो तीनों पुलिस वाले की तरफ चलना शुरू करते हैं और उसके पास से गुजरते वक्त उससे हाय हेलो भी करते हैं, जिससे पुलिस वाले को उन पर कोई शक नहीं हुआ और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। बहरहाल वो किसी तरह लिफ्ट लेकर शहर पहुँचते हैं और अपनी बोट तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। बोट पर पहुँचने के बाद वो बैग से गांजे के पैकेट्स निकालकर बोट में रखना शुरू करते हैं और जब उन्होंने इस गांजे का वज़न किया तब उन्हें पता चला कि वो लगभग 10 किलो गांजा अपने साथ ले आए हैं। चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था इसलिए अब उन्हें जल्द से जल्द इस गांजे को छुपाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना था। हालांकि अमेरिका से मेक्सिको आने में उन्हें ना किसी ने रोका और ना ही उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर चूंकि कोस्ट गार्ड हर वक्त समुद्री बॉर्डर के आसपास पेट्रोलिंग करते रहते थे इसीलिए वो कभी भी पकड़े जा सकते थे, खास करके तब जब उनके पास ड्रग्स हो। अभी वो तीनों ये बातचीत कर ही रहे थे कि इस गांजे को छुपाना कहाँ है कि तभी उन तीनों में से एक कहता है कि उसने स्मगलिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में सुन रखा है, जिसमें से एक तरीका तो बहुत ही शातिर और बेहतरीन है। इस तरीके के मुताबिक लोग गांजे और ड्रग्स को अपनी बोट के नीचे वाले हिस्से में छुपाकर स्मगल करते हैं और वो लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वो लोग अपनी बोट के निचले हिस्से को छुरी से काटना शुरू करते हैं जिसके अंदर फोम भरा था और फिर इस फोम को बाहर निकालकर वो उसके अंदर गांजे के पैकेट्स भर देते हैं और उस कटे हुए हिस्से को ग्लू या किसी एडहेसिव सोल्यूशन से चिपका देते हैं। ये काम इतनी सफाई से किया गया कि देखने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस बोट के साथ छेड़छाड़ की गई है या इसके अंदर गांजा छुपाया गया है, मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके सामने वो मुसीबत आकर खड़ी हो गई जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। क्योंकि उनकी बोट का इंजन कई बार अपने आप ख़राब होकर अपने आप सही भी हो जाता था और इस बार भी उन्हें यही लग रहा था कि उनकी बोट का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, मगर जब कई बार उन्होंने बोट को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। अब उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि उनकी बोट का इंजन पूरी तरह ख़राब हो चुका है और अगर वो किसी तरह से स्टार्ट कर भी लेते हैं तो इस पर वापस जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। आखिरकार थक हार कर वो तीनों बोट से उतर जाते हैं और किसी ऐसे शख्स की तलाश में लग जाते हैं जो उनकी मदद कर सके और यही उनकी मुलाकात 2 आदमियों से होती है। ये दोनों आदमी आपस में भाई थे जिनके नाम फ्रैंक सियरा और डैन सियरा थे और ये दोनों भी उन तीनों की तरह अमेरिकन ही थे। बहरहाल इस मुलाकात के बाद उनमें आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और ये तीनों दोनों भाइयों को बताते हैं कि उनकी बोट का इंजन ख़राब हो गया है और वो यहाँ फंस गए हैं।
ये सुनते ही दोनों भाई उनसे कहते हैं कि उनके पास एक बोट है और वो कल अमेरिका वापस जा रहे हैं और अगर वो चाहें तो वो तीनों उनके साथ आ सकते हैं। ये सुनते ही वो तीनों फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं और दोनों भाई उनसे कहते हैं कि वो कल सुबह अपना सारा सामान लेकर बोट पर आ जाएं और फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे। इसी दौरान इन तीनों ने दोनों भाइयों से कुछ पैसे उधार ले लिए थे ताकि वो खाना खा सकें और कुछ बैग्स खरीद सकें। क्योंकि उन तीनों ने गांजा पहले ही बोर्ड के नीचे छुपा दिया था, इसलिए सबसे पहले वो 2 बड़े बैग्स खरीदते हैं और देर रात उस सारे गांजे को बोर्ड के नीचे से निकालकर बैग्स में भर लेते हैं ताकि अमेरिका पहुंचकर वो इस गांजे को बेच सकें और वापस आकर अपनी बोट को सही करा सकें। हालांकि वो अगर ये पूरा गांजा बेच लेते हैं तो उन्हें इस पुरानी बोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे पैसों से वो एक नई बोट खरीद सकेंगे। उन तीनों दोस्तों में ये तय होता है कि वो इस बात को राज़ी रहने देंगे कि इस बैग में गांजा है और वो इस बारे में दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं बताएंगे, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि वो दोनों भाई इससे कई बड़ा और ख़तरनाक राज उनसे छुपा रहे हैं जो उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने वाला है। बहरहाल अगली सुबह वो तीनों दोनों भाइयों की एक बोट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों भाइयों में से फ्रैंक उन्हें गांजा फूंकने के लिए देता है और वो साथ मिलकर गांजा फूंकने लगते हैं। अब वो तीनों भी पूरी तरह उनके साथ कंफर्टेबल हो चुके थे, मगर वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि दोनों सिएरा भाई गांजे के बहुत बड़े स्मगलर हैं और जिस बोट पर वो बैठे हैं उस पर लगभग 1000 किलो यानी 1 टन गांजा लोड है। वो दोनों भाई मैक्सिको आए इसीलिए थे ताकि यहाँ से गांजा स्मगल करके वो अमेरिका में बेच सकें और ये सारा गांजा उन्होंने $30,000 में ख़रीदा था। इस पूरे गांजे को वो 10 गुना ज़्यादा दाम पर यानी लगभग $3 लाख में बेचने वाले थे, जो आज के ज़माने के हिसाब से $2 मिलियन यानी लगभग 17 करोड़ रुपए बनते हैं। बहरहाल जब उन दोनों भाइयों ने तीनों दोस्तों को उनके साथ गांजा फूंकते और हंसते मुस्कुराते देखा, तब उन्हें बता देते हैं कि वो इस बोट पर 1 टन गांजा स्मगल कर रहे हैं और उन्हें उनकी मदद चाहिए। ये सुनते ही वो तीनों बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भाई उनसे ये भी कह रहे थे कि अमेरिका पहुंचने के बाद ये गांजा उन्हें वेयर हाउस तक पहुंचाने में उनकी मदद करनी होगी। ये सारा गांजा उन दोनों भाइयों ने बैग्स में भरकर उसे टेप से बांध दिया था और उसके पैकेट्स बनाकर उसे बोट के नीचे वाले हिस्से में रख दिया था। हालांकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गांजे को छुपाना नामुमकिन था और जब इन तीनों दोस्तों ने इस गांजे को देखा तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो हज़ारों टन गांजे के साथ इस बोट में सफ़र कर रहे हैं। जहाँ उन्हें ये लग रहा था कि उनके पास खुद इतना सारा गांजा है जो महज 10 किलो था, और अब तो उन्हें ये और भी बहुत कम लग रहा था। अब उन तीनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी और वो थी हाई रिस्क और ख़तरा जो इस पूरे गांजे को अमेरिका तक पहुंचाने में था। उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात का सता रहा था कि अगर वो मैक्सिकन या अमेरिकन कोस्ट गार्ड के हाथों पकड़े गए तो उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, और ख़ासकर इतने ज़्यादा गांजे के साथ पकड़े गए तो उन्हें बड़ा स्मगलर समझा जाएगा और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। मैक्सिको में भी ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर कानून काफ़ी सख्त है और अगर कोई भी गांजा स्मगलिंग करते पकड़ा गया तो उसे 25 साल तक की सज़ा सुनाई जाती। यही वजह थी कि मैक्सिको की जेलों में कई अमेरिकन सिटीजन थे जो ड्रग्स स्मगलिंग करते पकड़े गए थे और इन जेलों में अपनी सज़ा काट रहे थे, और यही ख्याल उन तीनों दोस्तों को बार बार परेशान कर रहा था। उनके चेहरे पर परेशानी देख बड़ा भाई फ्रैंक उनसे कहता है कि अगर वो उनकी मदद करेंगे तो बदले में वो उन तीनों को $10,000 देगा। ये सुनते ही तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और चूंकि $10,000 उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी इसीलिए वो फ़ौरन इस काम के लिए राज़ी हो जाते हैं। बहरहाल वो पांचों बोट में बैठ चुके थे और बोट स्टार्ट करके अमेरिका की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि एक लंबा सफ़र होने वाला था जिसमें उन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगने वाला था, क्योंकि उन्हें बॉर्डर पेट्रोल और कोस्टल गार्ड की नज़रों से बचते हुए अलग अलग रास्तों से होकर गुजरना था, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। बहरहाल वक्त के साथ अब एक एक दिन गुजरने लगा और धीरे धीरे वो बिना किसी परेशानी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, और तभी 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उसी रात सभी बोट पर गहरी नींद में सो रहे थे और महज पॉल इस बोट को चला रहा था कि तभी अचानक ये बोट किसी चीज़ से बहुत तेज टकराती है। ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि जो 4 लोग सो रहे थे वो अपने बेड से नीचे गिर पड़े और गांजे के सारे पैकेट्स और बैग्स भी इधर उधर बिखर गए। महज कुछ ही देर में पूरी बोट के अंदर पानी आना शुरू हो गया और बोट डूबनी शुरू हो गई, जिसके बाद बोट पर सवार 5 लोग खुद को बचाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि पानी बोट के अंदर अब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो सभी गर्दन तक डूब गए थे। बहरहाल वो सभी किसी तरह बोट से बाहर निकलने में तो कामयाब हो गए, मगर अब वो समुद्र की लहरों के बीचों बीच फंस गए थे और अपने आसपास अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो सभी लहरों के सहारे आगे बढ़ रहे थे, इस उम्मीद में कि वो किसी न किसी किनारे ज़रूर पहुंच जाएंगे। बहरहाल इस तरह 2 घंटे निकल गए और तभी उन लोगों को लहरों के टकराने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिसका मतलब था कि आगे कोई ना कोई किनारा ज़रूर है।
कुछ देर और अंधेरे में वो लहरों पर झूलते रहे और आखिरकार वो एक बीच तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, मगर वो सभी इतना ज़्यादा थके हुए थे कि बीच पर पहुंचते ही वो वहाँ की रेत पर सो गए। उन सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो ऐसे सोए कि अगली सुबह सूरज निकलने पर ही उन सबकी आँख खुली और आँख खुलने पर जो नज़ारा उनके सामने था उसे देख उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। समुंदर की लहरें महज उन्हीं लोगों को किनारे तक लेकर नहीं आई थी, बल्कि उनके साथ साथ ज़्यादातर उनका सामान भी लहरों के साथ किनारे तक आ गया था, जिसमें कई क्विंटल गांजा भी शामिल था। सैकड़ों गांजे के बैग उन सब के सामने पूरे बीच पर फैले पड़े थे और ये देख उन पांचों के होश उड़ गए, क्योंकि अब उन्हें ये डर सताने लगा कि आसपास के लोगों या किसी मछुआरे ने उन्हें देख लिया तो वो पुलिस को खबर कर देंगे और वो सभी पकड़े जाएंगे। अब वो सभी दौड़ दौड़ कर पूरे 20 दिन गांजे के पैकेट्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, जबकि वो चाहते तो इस पूरे गांजे को वहीं छोड़कर वहां से भाग सकते थे, मगर उनका मानना था कि इतना सारा गांजा मिलने के बाद पुलिस उस एरिया की तलाशी शुरू कर देगी। और चूंकि वो सभी फॉरेनर थे और उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो आसानी से पहचान में आ जाते और पकड़े जाते। बहरहाल इन सारे पैकेट्स को इकट्ठा करके अब वो पांचों रेत में हाथों से गड्ढा करना शुरू करते हैं ताकि वो इन पैकेट्स को गाड़ सकें, और इसी दौरान वो देखते हैं कि कुछ गांव वाले उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख उनमें से 3 लोग फटाफट गांजे के पैकेट्स को गड्ढे में भरना शुरू करते हैं और बाकी 2 फ्रैंक और माइक दौड़कर गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अपनी बातों से वो गाँव वालों का ध्यान बटा सकें और उनके साथियों को बाकी गांजा गाड़ने का वक्त मिल जाए। चूंकि फ्रैंक थोड़ी बहुत स्पेनिश जानता था, इसलिए वही गांव वालों से बात कर रहा था और उधर वो तीनों फटाफट अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था और गांजे के बहुत सारे बैग्स अभी भी गड्ढे के पास ही रखे थे, जिन्हें दूर से कोई भी देखता तो वो उसे दिखाई दे जाते। फ्रैंक अपनी टूटी फूटी स्पेनिश में गांव वाले से कहता है कि वो उन्हें अपने साथ अपने गांव ले चलें, क्योंकि उनकी बोट डूब गई है, और गांव वाले भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस बात से बेखबर के बाकी लोग जो सामान समेट रहे हैं वो उनका सामान नहीं बल्कि गांजे से भरे पैकेट्स हैं। इन गाँव वालों के पास एक ट्रक था जिसमें वो पांचों चढ़ जाते हैं और गाँव वाले उन्हें बताते हैं कि उनका गाँव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और उन्हें पहुँचने में कुछ वक्त लगेगा। बहरहाल जैसे ट्रक चलना शुरू होता है वो पांचों एक चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उस मुसीबत से बच गए हैं और जब तक किसी को इस गांजे के बारे में पता चलेगा वो लोग यहाँ से बहुत दूर निकल चुके होंगे, मगर अभी भी उनका सबसे बड़ी मुसीबत से सामना होना बाकी था। इस ट्रक को चलते अब आधे घंटे से ज़्यादा बीत चुका था और वो लोग काफ़ी दूर भी निकल आए थे कि तभी अचानक ये ट्रक रुक जाता है और उन पांचों को एक कार अपनी तरफ बढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ये कार सायरन बजाते हुए बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और ये देख उन सभी को ये समझते देर नहीं लगी कि वो भी भागने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इस कार ने ट्रक को आगे से घेर लिया और फिर इस कार में से कुछ पुलिस ऑफिसर बाहर निकलते हैं और अपनी बंदूक उन पांचों पर तान कर कहते हैं कि वो सभी सरेंडर कर दें। ये देख उन पांचों को ये समझ आ चुका था कि अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और वो चुपचाप हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देते हैं। पुलिस इन पांचों को गिरफ्तार कर उन्हें सीधा जेल ले जाती है, जहां उन्हें बंद कर दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है उस हैरत अंगेज जेल ब्रेक की प्लानिंग जिसे अंजाम देना लगभग नामुमकिन था। जेल ले जाने के बाद उन्हें एक एक करके चीफ ऑफिसर के सामने बिठाया जाता है, जहां उनसे पूछताछ शुरू होती है और फिर उनके सामने एक पेपर रखा जाता है जिस पर उन्हें साइन करने के लिए कहा जाता है। इन पेपर पर उनके जुर्म के कबूलनामा था जिस पर उन्हें सिर्फ साइन करना था, और चूंकि ये स्पेनिश में लिखा था इसलिए कोई इसे समझ नहीं पा रहा था। पहले तो वो इस कन्फेशन पेपर पर साइन करने से मना कर देते हैं, मगर वो शायद ये भूल गए थे कि वो अमेरिका में नहीं है, और जैसे ही उन्होंने मना किया एक पुलिस वाला उनमें से एक के घुटने पर डंडा मारता है और कहता है कि अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो वो उन्हें मार डालेंगे, जिससे उन्हें यह समझ आ गया कि उनके पास साइन करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। बहरहाल वो सभी एक एक करके इन कन्फेशन पेपर पर साइन करते हैं, इस बात को जानते हुए कि वो अपनी मौत के फरमान पर साइन कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पास में एक दूसरी जेल भेज दिया जाता है। ये जेल अपने आप में बहुत खतरनाक और डरावनी थी, क्योंकि ये जेल किसी जंगल से कम नहीं थी और यहाँ कैदियों को बस वार्ड में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता था, जिसके बाद उन्हें अपने उठने बैठने और सोने की जगह खुद ढूंढनी होती थी। ये अपने आप में सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी खूंखार कैदियों के बीच अपनी जगह बनाना खतरे से खाली नहीं था, और यही वजह थी कि मैक्सिकन जेल में कैद अमेरिकन कैदियों के साथ वो सलूक होता था जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। बहरहाल उन पांचों को भी भेड़ बकरियों की तरह वार्ड में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें अपने लिए जगह ढूंढनी थी, और वो लोग जैसे ही अंदर पहुंचते हैं कैदी उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और उन्हें घूरने लगते हैं। इस जेल के ज़्यादातर कैदी ड्रग्स के आदी थे और उनके कनेक्शन किसी न किसी क्रिमिनल गैंग या कार्टेल से थे, और यही बात इस जेल को और ज़्यादा खतरनाक बनाती थी। चूँकि ये पांचों एक ग्रुप में थे, जिसकी वजह से कोई भी कैदी इन पर हावी नहीं हो पाया और वो अपने लिए एक छोटे से सेल में जगह बना लेते हैं जहाँ वो पाँचों एक साथ रहने लगे।
जेल में पहली रात उनके लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जेल में जिंदा रह पाएंगे भी या नहीं, या उन्हें कब तक इस जेल में रहना पड़ेगा। उन्हें यह एहसास हो गया था कि आने वाला वक्त उनके लिए कई मुसीबतें लेकर आने वाला है, मगर इतनी टेंशन होने के बावजूद भी वो अपने अगले कदम के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उनमें यह तय होता है कि वो इस जेल से भाग जाएंगे, मगर ये जेल जितनी खतरनाक थी यहाँ उतनी ही अफरा तफरी भी रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ सिक्योरिटी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था और इसीलिए उन्हें लगने लगता है कि सिक्योरिटी सिस्टम में वो कोई ना कोई कमी ज़रूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह वो पांचों जेल के अलग अलग हिस्सों में आना जाना शुरू करते हैं ताकि वो इस जेल से भागने का रास्ता ढूंढ सकें। और सबसे पहले जो बात उन्होंने नोटिस की वो ये थी कि जेल दो दीवारों से घिरी हुई है। पहली दीवार जेल की अंदरूनी दीवार थी और दूसरी बाहरी दीवार, जिसमें अंदरूनी दीवार 8 मीटर ऊंची थी और उस पर नुकीले कांच के टुकड़े लगे थे ताकि कोई भी कैदी इस दीवार को फांद ना सके। बाहरी दीवार वो जगह थी जिसके पास वॉच टावर्स थे और जहां गार्ड्स बंदूक हाथ में लिए खड़े रहते थे, और इन्हीं दो दीवारों की वजह से इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन था। अब उनके सामने महज आखिरी तरीका यही बचा था कि वो जेल में सुरंग खोद कर यहाँ से भाग जाएं, मगर इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस जेल के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि कंक्रीट की ज़मीन थी। ये उनके लिए शुरू से ही बहुत चैलेंजिंग था, मगर उन सभी ने उस वक्त की सबसे मशहूर जेल ब्रेक मूवी द ग्रेट एस्केप देख रखी थी जो सन 1963 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड थी जिसमें 76 कैदी एक साथ हिटलर की बनाई जेल से भाग गए थे, और ये स्टोरी मैंने अपने चैनल पर भी कवर कर चुका हूँ। क्योंकि इस मूवी में यह दिखाया गया था कि इसमें सभी कैदी अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते भाग गए थे और यहीं से उन पांचों को हिम्मत और हौसला मिला कि वो भी कई परेशानियों के बावजूद भी इस जेल ब्रेक को अंजाम दे सकते हैं। उन्हें सुरंग को बनाने की शुरुआत अपने ही सेल के टॉयलेट से करनी थी और फिर इस सुरंग से होते हुए उन्हें अंदरूनी दीवार के नीचे से गुजरना था और फिर अंदरूनी और बाहरी दीवार के बीच जो स्पेस था उन्हें वहां निकलना था। स्पेस में निकलने के बाद उन्हें फिर से बाहरी दीवार की सुरंग में घुसना था और फिर उस सुरंग से होते हुए जेल से बाहर निकलना था, जिसका मतलब था उन्हें दो अलग अलग सुरंगें खोदनी थी। इस सुरंग को खोदने के लिए उन्हें लगभग 12 से 15 मीटर के बीच खोदना था, जिसमें सबसे पहले उन्हें कंक्रीट की ज़मीन की खुदाई करनी थी। इस कंक्रीट की ज़मीन को खोदने के लिए उन्हें हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर जैसे औजारों की ज़रूरत थी, और इसी दौरान माइक की नज़र जेल में मौजूद कुछ लोगों पर पड़ती है जो जेल में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। ये मेंटेनेंस जेल की एक दीवार का हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे और माइक 3-4 छोटे पत्थर वहाँ से उठा लेता है। वो इस पत्थर को हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करने वाला था और अब उन्हें ज़रूरत थी एक स्क्रू ड्राइवर या एक ऐसे टूल की जो वो खुदाई में इस्तेमाल कर सके। हालांकि स्क्रू ड्राइवर तो उन्हें नहीं मिला, मगर वो बटर नाइफ का इंतज़ाम करने में कामयाब हो गए और ये बटर नाइफ उन्होंने जेल में कैदी से खरीदी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये छुरी खरीदने के लिए उनके पास पैसे आए कहाँ से। तो इसका जवाब है कि दोनों भाई फ्रैंक और डैन के मेक्सिको में कनेक्शंस थे, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने जेल में अपने लिए कुछ पैसे मंगा लिए थे। माइक ने बटर नाइफ और पत्थर का इंतज़ाम तो कर लिया था, मगर जिस तरह से वो इसका इस्तेमाल करने वाले थे वो और भी ज़्यादा हैरत अंगेज था। जहाँ से उन्हें अपने सेल में खुदाई की शुरुआत करनी थी वो टॉयलेट के ही पास की ज़मीन थी, क्योंकि ये बाहर से ज़्यादा करीब थी। बहरहाल वो लोग एक बेड को सरकाकर टॉयलेट की ज़मीन से लगा देते हैं और उसके ऊपर अपने कपड़े और बहुत सारा सामान रख देते हैं ताकि इसकी आड़ में अपनी खुदाई की शुरुआत कर सकें। उनके प्लान के मुताबिक वो लोग एक एक करके इस बटर नाइफ और पत्थर की मदद से उस कंक्रीट की ज़मीन को खोदना शुरू करेंगे, जिसमें पहले पत्थर को ज़मीन पर रखा जाएगा और फिर बटर नाइफ से उस पत्थर को ठोका जाएगा। इसी दौरान किसी गार्ड की नज़र उन पर ना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि जब भी 3 लोग खुदाई करेंगे बाकी 2 लोग सेल के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे ताकि वो गार्ड्स का ध्यान बटा सकें और अंदर खुदाई कर रहे लोग चौकन्ना ना हो जाए। वो सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि खुदाई की आवाज़ बाहर ना जाए, और अगर उन्हें लगने लगता कि खुदाई की आवाज़ ज़्यादा हो रही है तो वो आवाज़ कम करने के लिए कहते या तब तक रुकने के लिए कहते जब तक बाहर की आवाज़ इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि उनकी आवाज़ उसमें दब सके। कंक्रीट की ज़मीन की खुदाई उन्हें बहुत ज़्यादा थका दे रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत धीमे धीमे काम कर पा रहे थे और इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला था। उनके प्लान के मुताबिक वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में गड्ढा करने वाले थे ताकि सुरंग में आने जाने के लिए ठीक ठाक जगह हो, और इस पूरी खुदाई में उन्हें लगभग 6 हफ्तों का वक्त लग गया। बहरहाल कई परेशानियों और मुसीबतों के बाद वो ज़मीन में गड्ढा करने में कामयाब हो गए, मगर जब उन्होंने इस गड्ढे के अंदर जाकर देखा तब उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उन्हें लगने लगा कि अब उनका प्लान चौपट हो जाएगा। इस कंक्रीट के नीचे जो ज़मीन थी वो पूरी तरह मिट्टी और पानी से भरी हुई थी, और चूंकि मिट्टी पूरी तरह गीली थी इसलिए इसमें खुदाई नहीं की जा सकती थी। ये देख वो सभी परेशान तो हुए, मगर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही और वो ये फैसला करते हैं कि वो इस गड्ढे से गीली मिट्टी और पानी को निकाल कर पूरी तरह सुखा देंगे।
बहरहाल अब वो लोग उस गड्ढे से पानी और गीली मिट्टी निकालना शुरू करते हैं और उसे बाल्टी में भरकर टॉयलेट्स में बहाना शुरू करते हैं और इसे वो लगातार 3 दिनों तक करते रहे ताकि गड्ढे के अंदर के पानी को वो सुखा सकें। मगर ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि ना तो ग्राउंड सूख रहा था और वो जितना ज़्यादा मिट्टी निकालते जा रहे थे उसमें पानी उतना ज़्यादा भरता जा रहा था। अब तक उन्हें ये समझ आ चुका था कि इस तरह से तो वो सुरंग नहीं खोद पाएंगे और इसीलिए वो इस गड्ढे के मुंह को सीमेंट से बंद कर देते हैं और बेड को वहाँ से अपनी जगह पर वापस रख देते हैं और साथ ही साथ जेल से भागने के अपने प्लान को वहीं रोक देते हैं क्योंकि अब वो हिम्मत हार चुके थे और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उन्हें इसी जेल में एक लंबा वक्त गुजारना है। बहरहाल अब वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से गुजरने लगा और चूंकि इस जेल में ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई एक्टिविटी होती थी जिससे कैदियों का टाइम पास हो सके, इसीलिए वो सभी बोर होने लगे और यही वजह थी कि जेल के ज़्यादातर कैदी ड्रग्स के आदी हो चुके थे जिसे वो जेल में ही ख़रीद लेते और बिल्कुल गार्ड्स की नज़रों के सामने इस ड्रग्स को लेते थे। अब वो पांचों जेल में इधर उधर टहलकर अपना वक्त काटने लगे क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और इस तरह 5 महीने और गुजर गए जिसमें उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो कब तक इस जेल में रहने वाले हैं। अब वो लोग इस जेल से निकलने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे कि तभी एक दिन जेल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी उम्मीदों को फिर से जगा दिया। हुआ यह कि जो पानी वो लोग टॉयलेट और बाथरूम में इस्तेमाल करते थे वो अचानक से आना बंद हो गया और पूरी जेल में यह खबर फैल गई कि जिस मेन पाइप से ये पानी आता था वो टूट गया है और उसमें लीकेज हो रहा है और जब तक ये पाइप रिपेयर नहीं हो जाता तब तक जेल में पानी बंद रहेगा। इस तरह 3 दिन गुजर गए मगर जेल में पानी नहीं आया और तब उन पांचों में से एक माइक के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे अचानक वो गड्ढा याद आता है जो उन्होंने 5 महीने पहले खोदा था और वो अपने साथियों से कहता है कि चूंकि जेल में पानी पूरी तरह बंद है तो हो सकता है कि उस गड्ढे का पानी भी सूख गया हो और इस पाइप लीकेज की वजह से ही पहले वहाँ की मिट्टी गीली थी और उसमें पानी था। ये सुनते ही वो सभी फ़ौरन बेड सरकाते हैं और सीमेंट हटाकर गड्ढे का मुंह खोलते हैं और उनकी हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अंदर की मिट्टी पूरी तरह सूखी पड़ी है। ये देख उन सभी की आंखों में खुशी की चमक आ गई और वो फिर से सुरंग की खुदाई शुरू करने का फैसला करते हैं। बहरहाल रात होते ही वो फिर से सुरंग खोदना शुरू करते हैं और उसमें से निकलने वाली मिट्टी को एक बाल्टी में भरते जा रहे थे। चूँकि इस बार मिट्टी सूखी थी इसीलिए उन्हें सुरंग खोदने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी और महज कुछ ही घंटों में वो 1 मीटर गहरी सुरंग खोद चुके थे। 1 मीटर नीचे सुरंग खोदने के बाद अब उन्हें सीधे आगे की तरफ सुरंग खोदनी थी मगर जैसे जैसे वो खुदाई करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे मिट्टी और हार्ड होती जा रही थी और तब वो उस बटर नाइफ की मदद से सुरंग खोदने लगते हैं। चूँकि ये सुरंग बहुत पतली थी जिसमें महज इतनी जगह थी कि खुदाई करने वाले के कंधे उसमें छू रहे थे और इसीलिए उस खुदाई में उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ताबूत में बंद हो मगर इस जेल में जो ज़िंदगी वो बिता रहे थे वो बहुत ही बदतर थी और यही उन्हें ना रुकने की हिम्मत दे रहा था। बहरहाल जिस स्पीड से वो लोग इस सुरंग को खोद रहे थे उसमें लगभग 1 महीने का वक्त लगने वाला था इस पूरी खुदाई को करने में और इसी दौरान एक सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी थी कि वो खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को आखिर रखेंगे कहाँ। जेल में बना यार्ड पूरी तरह कंक्रीट से बना हुआ था और पूरी तरह खुला था जिसमें अगर वो ले जाकर मिट्टी फेंकते तो आसानी से किसी की भी नज़र में आ जाते और तब वो फैसला करते हैं कि वो टॉयलेट और बाथरूम की नालियों में इन मिट्टी को फेंकेंगे। इसमें भी एक परेशानी थी कि वो ज़्यादा मिट्टी नालियों में नहीं फेंक सकते थे क्योंकि इससे नालियाँ जाम हो जाती और गार्ड्स और दूसरे कैदियों को इस बारे में फ़ौरन पता चल जाता। आखिरकार उनमें यह तय होता है कि वो कुछ मिट्टियों को नालियों में बहाएंगे और बाकी मिट्टी को अपने बेड्स के नीचे छुपा देंगे जो अपने आप में ख़तरे से खाली नहीं था क्योंकि इससे बेड के नीचे की जगह जल्दी भर जाती जिस पर गार्ड्स की नज़र कभी भी पड़ सकती थी। चूँकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था इसीलिए वो खुदाई को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करने पर फोकस करने लगते हैं क्योंकि जितनी जल्दी वो इस काम को ख़त्म करेंगे उनके पकड़े जाने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। वो इस खुदाई को जल्दी ख़त्म करने के लिए अब अलग अलग शिफ्ट्स में काम करने लगे जिसमें हर आदमी एक बार में 5 से 6 घंटे के लिए खुदाई करता और बाहर खड़े 2 लोग मिट्टी को ठिकाने लगाने का काम करते और बाकी 2 लोग सेल के गेट पर खड़े होकर नज़र रखते और इस तरह साइकिल चेंज होती रहती। बहरहाल अब तक खुदाई करते उन्हें 1 हफ्ता बीत चुका था और वो लोग 3 से 4 मीटर लंबी सुरंग खोद चुके थे और चूँकि टॉयलेट की पाइपलाइन उनके सेल के पास से ही होकर गुजरती थी जिसे उन्हें पार करना था और यही उनसे एक गलती हो जाती है। पॉल अभी सुरंग के अंदर खोद ही रहा था कि तभी उसकी हथौड़ी किसी चीज़ से टकराती है और वो जब बाहर आता है तो उसका पूरे चेहरे पर गंदगी लगी थी और वो पीला हो चुका था। ये देख बाहर खड़ा उसका साथी माइक उसे पानी देता है अपना चेहरा धोने के लिए और साथ ही साथ उससे ये भी पूछता है कि उसके चेहरे पर ये गंदगी कैसी है, जिसके जवाब में पॉल कहता है कि शायद उसने गलती से सीवर पाइपलाइन पर हथौड़ी मार दी है और अब वो सुरंग में लीक कर रही है।
इसी दौरान सुरंग से बहुत गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है और अगर कोई भी उस वक्त उनके सेल में घुसता तो वो इस बदबू को बहुत आसानी से महसूस कर सकता था। ये उन सबके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी क्योंकि ये बदबू अब बढ़ती जा रही थी और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर वो सुरंग से सीवर के पानी और गंदगी को साफ़ कर भी लेंगे तो वो इसे हटाकर रखेंगे कहाँ, क्योंकि अगर वो इसे टॉयलेट में फेंकेंगे तो वो सीवर लाइन से होते हुए लौटकर फिर से सुरंग में आ जाएगा। महज कुछ ही घंटों के अंदर ये सुरंग सीवर की गंदगी से भर चुकी थी और अगर उन्हें ये गंदगी रोकनी थी तो उन्हें जल्द से जल्द सीवर लाइन को रिपेयर करके उसे सील करना था। उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात का सता रहा था कि इस फैलती बदबू की वजह से किसी को इस बारे में कुछ पता न चल जाए और अगर गार्ड्स को ज़रा से भी भनक लग गई तो उनका ये पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी इसी जेल में बितानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने ये थी कि सीवर पाइप को रिपेयर करेगा कौन, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं था और हर कोई एक दूसरे पर इस काम को डाल रहा था। और तब वो फैसला करते हैं कि वो अपने साथ एक और कैदी को शामिल करेंगे जो इस रिपेयर के काम को अंजाम दे सके। माइक के दिमाग में फ़ौरन एक कैदी का नाम आता है जिसका नाम था बेनी और वो भी एक अमेरिकन था जिससे जेल में सज़ा काटने के दौरान उनकी पहचान हो गई थी। बेनी भी दूसरे कैदियों की तरह नशे का आदी था जो हर वक्त नशे में रहता था और इसीलिए उन्हें लगने लगा कि नशे में वो इस काम को आसानी से कर लेगा। अब वो पांचों बेनी को अपने सेल में लेकर आते हैं और उसे सुरंग दिखाते हुए कहते हैं कि वो इस सुरंग के रास्ते जेल से भागने वाले हैं, मगर सीवर पाइप लीक होने की वजह से इसमें गंदगी भर गई है और अगर वो इस पाइप को सही कर देता है तो वो उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने बेनी से ये भी कहा कि उसे सीवर पाइप ठीक करने के अलावा और कोई काम नहीं करना होगा और बाकी बचा खुदाई का काम वो खुद कर लेंगे। मगर जैसे ही बेनी ने अंदर जाकर सीवर लाइन देखी और उसकी बदबू महसूस की, उसने उन लोगों से कहा कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो और मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। ये देखो वो पांचों किसी भी तरह बेनी को राज़ी करने में लग जाते हैं और तब फ्रैंक कहता है कि जेल से भागने के बाद वो उसे बहुत सारे पैसे और इतना गांजा देगा जितना उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। ये सुनकर भी बेनी अभी भी हिचकिचा रहा था क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल और गंदगी से भरा था, मगर चूंकि जेल से भागने के अलावा उसे पैसे और गांजा भी मिलने वाले थे इसीलिए आखिर में वो राज़ी हो जाता है। बेनी के सुरंग में जाने से पहले उन्हें किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ाम करना था जिससे वो इस सीवर लाइन को सील कर सकें और तब वो जेल में काम कर रहे कुछ वर्कर्स को पैसे देकर उनसे सीमेंट पाउडर खरीद लेते हैं। इस सीमेंट में पानी मिलाकर वो उसे कॉफ़ी कैन में भर लेते हैं और यही कैन बेनी अपने साथ सुरंग के अंदर लेकर जाने वाला था जिससे वो सीवर लाइन को सील करने वाला था। बहरहाल बेनी किसी तरह गहरी सांस लेते हुए खुद को तैयार करता है और सुरंग के अंदर चला जाता है। सुरंग के अंदर जाने के बाद बदबू इतनी तेज़ थी कि उसे उल्टी आने लगी, मगर जैसे तैसे उसने अपनी उल्टी को कंट्रोल किया और सीवर पाइपलाइन तक पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले कैन खोलकर गीली सीमेंट निकाली और उसे पाइप के टूटे हुए हिस्से पर लगाकर उसे सील कर दिया और पाइप को पूरी तरह सही से चेक करके वो सुरंग से वापस निकल आया। अब तक उसके पूरे कपड़ों और बदन पर गंदगी लग चुकी थी और माइक और फ्रैंक ने बाल्टी में पहले से पानी भर रखा था ताकि बेनी के बाहर आते ही वो उसे खुद को साफ कर सके। बाहर आता ही वो सभी उससे पूछते हैं कि क्या उसने सीवर पाइप को सील कर दिया है, जिसके जवाब में वो कहता है कि काम हो गया है और इस तरह बेनी भी अब उनकी गैंग का एक मेंबर बन चुका था। वो सभी इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और अब वो कुछ दिन तक सुरंग के सूखने का इंतज़ार करने लगते हैं। हालांकि सुरंग सूख तो गई थी मगर उसमें से बदबू अभी भी आ रही थी, लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर उन्होंने फिर से खुदाई शुरू करनी थी क्योंकि उनका काफ़ी वक्त पहले ही बर्बाद हो चुका था। वो अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे क्योंकि उन्हें जितना ज़्यादा वक्त लगता उनके पकड़े जाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते और इसीलिए दोबारा पूरे जोश के साथ वो फिर से सुरंग खोदना शुरू करते हैं। अब वो लोग अलग अलग शिफ्ट बनाकर 18 घंटे तक इस सुरंग को खोदने लगे और अब तक 6 मीटर की सुरंग खोदने में कामयाब हो चुके थे। उनके अंदाजे के मुताबिक वो लोग अब तक जेल की अंदरूनी दीवार को पार कर चुके थे और वो लोग सुरंग में उस हिस्से के नीचे थे जो अंदरूनी दीवार और बाहरी दीवार के बीच था। चूँकि उन्हें इस एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं मालूम था, इसीलिए माइक लकड़ी के एक टुकड़े पर एक छोटे से शीशे को बांध देता है और उसे एक पेरिस्कोप की तरह बना लेता है। माइक ने सुरंग के एंड में बटर नाइफ से ऊपर की तरफ एक छोटा सा होल कर दिया था और इसी होल से वो लकड़ी को थोड़ा सा बाहर निकालता और शीशे में ये देखता कि वो लोग कहाँ हैं और तब उन्हें ये पता चला कि वो बाहरी दीवार से बहुत करीब हैं। ये बाहरी दीवारी वो आखिरी मुश्किल थी जिसे पार करके वो लोग इस जेल से भाग सकते थे और माइक वापस आकर अपने साथियों को ये बताता है कि वो लोग बाहर निकलने से महज 2 से 3 मीटर ही दूर हैं। अब वो फैसला करते हैं कि वो अपने काम को और तेज़ी से करेंगे ताकि कम से कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई कर सकें और जैसे जैसे वो सुरंग के एंड तक पहुंचते जा रहे थे उन्होंने अपने भागने के आखिरी पड़ाव की शुरुआत भी कर दी थी। इस आखिरी पड़ाव में उन्हें गाड़ियों का इंतज़ाम करना था जिसमें बैठकर वो लोग भाग सकें और इसकी जिम्मेदारी दोनों भाई फ्रैंक और डैन को दी गई।
चूँकि दोनों भाइयों ने मेक्सिको में कई साल गुजारे थे, जिसकी वजह से उनके वहाँ काफ़ी कनेक्शंस थे और इन्हीं कनेक्शंस का इस्तेमाल करके माइक और डैन कार्स का इंतज़ाम करते हैं जिसमें बैठकर वो भाग सकें। चूँकि वो 6 लोग थे जिन्हें जेल से भागना था, इसीलिए डैन कुल 2 कार्स का इंतज़ाम करता है और ये कार्स जेल से बाहर एक तय हुई जगह पर उनका इंतज़ार करेंगी। अब उनमें यह तय होता है कि 3 दिन बाद वो इस जेल से भाग जाएंगे और अगली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कोई उम्मीद नहीं की थी। उनकी टीम का एक मेंबर सुरंग के अंदर खुदाई कर रहा था कि तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और ये बारिश इतनी तेज़ थी कि उसे सुरंग के अंदर इसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। चूँकि वो लकड़ी का टुकड़ा जिसमें उन्होंने शीशा बांधा था वो अभी भी सुरंग के होल के बाहर था और इसी होल के ज़रिए बारिश का पानी सुरंग के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये देख खुदाई कर रहा शख्स फ़ौरन सुरंग के बाहर आ जाता है और अपने साथियों को इस बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें अब एक ही डर सता रहा था कि कहीं सुरंग ढह ना जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि पानी जमा होने का बोझ सुरंग नहीं सह पाएगी। चूँकि अब सुरंग और ऊपर सरफेस की लेयर बहुत पतली हो चुकी थी, जिससे सुरंग के ढहने का खतरा और भी बढ़ गया था और अब सुरंग अंदर से सूखनी शुरू हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब वो कभी भी ढह सकती है। अब वो सभी बहुत टेंशन और बेसब्री में इस बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं, मगर ये बारिश पूरी रात अगली सुबह तक होती रही। सुबह वो सभी इसी इंतज़ार में थे कि अब गार्ड उन्हें आकर पकड़ लेंगे, क्योंकि अब तक सुरंग ढह चुकी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो सभी इस बात से हैरत में थे कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी ये सुरंग बच कैसे गई। अब तक बारिश को रुके 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और वो सभी फिर से टनल की तरफ जाते हैं जो पानी से भर चुकी थी और वो सभी पानी निकालकर सुरंग को सुखाना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपनी खुदाई की शुरुआत कर सकें। अब उनके पास महज आज और कल का ही दिन था, क्योंकि अगली रात वो सब इस जेल से भागने वाले थे और चूंकि 2 कार उनके लिए पहले से ही बाहर इंतज़ार कर रही होंगी, इसलिए वो अपने भागने के वक्त को आगे पीछे भी नहीं कर सकते थे। उस रात उन्होंने लगभग रात 2 बजे तक खुदाई की और जब उन्हें ये एहसास हो गया कि वो बाहर की दीवार को पार कर चुके हैं, तब उन्होंने खुदाई रोक दी और सुरंग का मुंह नहीं खोला। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वो बिल्कुल यहाँ से भागने वाले हों तभी सुरंग का मुंह खोलेंगे और अगर वो अभी से सुरंग का मुंह खोल देंगे तो गार्ड्स की नज़र इस पर पड़ जाएगी और वो पकड़े जाएंगे। बहरहाल पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद अब वो रात भी आ चुकी थी जब उन्हें इस जेल से भागना था और वो सभी सबसे पहले अपने कपड़ों को उल्टा करके पहन लेते हैं और एक एक करके सुरंग के अंदर घुसना शुरू करते हैं। उन्होंने कपड़े उल्टे करके इसलिए पहने थे ताकि सुरंग के अंदर रेंगने पर जब उनके कपड़े गंदे हो जाएं तब वो सुरंग से बाहर निकल कर ये कपड़े सीधे करके पहन लें जो देखने में साफ सुथरे हों और किसी को उन पर कोई शक ना हो। बहरहाल वो सभी रेंगते हुए सुरंग के एंड तक पहुंचते हैं जिसका मुंह अभी भी बंद था और इस सुरंग के मुंह खोलने की जिम्मेदारी मेज स्टैनली को दी गई थी। चूँकि सुरंग के मुंह को खोलना इतना आसान नहीं था क्योंकि ऊपर की ज़मीन बहुत हार्ड थी और इसीलिए मेज़ हथौड़ी और बटर नाइफ से उसे लगातार खोदना शुरू करता है और उसके बाकी साथी पीछे सुरंग में उसका इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 15 मिनट लगातार खोदने के बाद वो सुरंग के मुंह खोलने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख उनकी आंखों में एक चमक आ गई। मगर मेज़ जैसे ही सुरंग के मुंह से ऊपर झाँक कर देखता है वो फ़ौरन अपनी गर्दन वापस अंदर कर लेता है। वो अपने साथियों को बताता है कि बाहर जेल की गेट की सभी लाइट्स जल रही हैं जिसकी वजह से बाहर काफ़ी रोशनी है और अगर वो लोग बाहर सड़क पर निकलते हैं तो किसी गार्ड या बाहर से गुजरने वाले किसी शख्स की नज़र उन पर पड़ सकती है। उसके साथी मेज से पूछते हैं कि बाहर सन्नाटा है या आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसके जवाब में वो बताता है कि बाहर पूरी तरह सन्नाटा है और उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब वो एक एक करके सुरंग से बाहर निकलना शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले मेज़ बाहर आया और उसके पीछे उसके साथी एक एक करके बाहर निकल आए। बाहर आते ही वो सभी सबसे पहले बाहरी दीवार के पीछे छुप गए ताकि गेट के वॉच टावर पर खड़े किसी गार्ड की नज़र उन पर ना पड़े और फिर मेज छुपकर उस दीवार के कोने से ये देखता है कि बाहर सब कुछ ठीक है या नहीं। चूँकि वो सभी जेल से बाहर तो आ चुके थे मगर उन्हें बाहर की मेन रोड तक पहुंचने के लिए जेल के गेट से ही होकर गुजरना था और यहाँ भी वो अपनी उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने तब इस्तेमाल की थी जब उनके पास गांजे के बैग्स थे। अब उन सभी ने सबसे पहले अपने कपड़े सीधे करके पहने जिससे उनके कपड़े बाहर से साफ दिखाई दे और अब वो बहुत आराम से चलना शुरू करते हैं जिससे देखने पर लगे कि वो वहीं के लोकल लोग हैं। चूँकि ये पूरी जेल आसपास रेजिडेंशियल एरिया से घिरी हुई थी जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले इस जेल के बाहरी कॉरिडोर को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया क्योंकि उनके मुताबिक अगर गार्ड्स की नज़र उन पर पड़ भी जाती तो उन्हें लगेगा कि ये आम लोग हैं जो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, बावजूद इसके कि रात के 3 बज रहे थे। अब वो सभी चुपचाप बाहरी कॉरिडोर में चलते हुए जेल से बाहर आ चुके थे और थोड़ी देर और चलने के बाद जब वो गार्ड्स की नज़रों से निकल गए तब वो सभी भागना शुरू करते हैं।
वो सभी इस बात से बहुत खुश थे कि वो जेल से भागने में कामयाब हो चुके हैं और किसी गार्ड की नज़र भी उन पर नहीं पड़ी। मगर अब उन्हें सुबह की रोशनी होने से पहले उस जगह पहुंचना था जहां कार्स खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। बहरहाल कुछ देर भागने के बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं, मगर उनकी सारी खुशी परेशानी में बदल गई क्योंकि ना तो वहाँ कोई ड्राइवर था और ना ही कोई कार। चूँकि कार्स का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी डैन की थी, इसलिए सब उससे पूछते हैं कि कार्स कहाँ हैं, जिसके जवाब में डैन कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि एक और लोकेशन है जहाँ उसने ड्राइवर्स को गाड़ी के साथ पहुँचने के लिए कहा था अगर वो यहाँ ना पहुँच सके तो। ये दूसरी लोकेशन रेलवे ट्रैक्स के पास थी और इसीलिए वो सभी डैन के पीछे पीछे भागने लगते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उस लोकेशन तक पहुंच सकें। बहरहाल अब सुबह की रोशनी होनी शुरू हो गई थी और उन्हें बार बार ये डर सता रहा था कि अगर गार्ड्स को उनके भागने के बारे में पता चल गया तो उनकी तलाश शुरू हो जाएगी और वो सभी भागते हुए रेलवे की पटरियों के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सभी एक किनारे खड़े होकर कार्स का इंतज़ार करने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि दो कार्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं, जिसे देख डैन के साथी उससे पूछते हैं कि क्या यही उनकी कार्स हैं। अब डैन बहुत गौर से इन कार्स को देखने लगता है और जैसे ये कार्स थोड़ा करीब आती हैं वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ यही कार्स हैं जिसमें उसके दोस्त बैठे हैं। वो सभी इस बात से बेहद खुश थे कि वो उस जेल से भागने में कामयाब हो गए थे जहां उन्होंने महीनों परेशानियां झेली थी और वो सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए 3-3 के ग्रुप्स में दोनों कार्स में बैठ जाते हैं। एक कार में वो तीनों दोस्त बैठे और दूसरी में दोनों भाई और बैनी, और थोड़ी दूर जाने के बाद बैनी दूसरी कार से उतरकर अपने रास्ते चला गया और जाते वक्त दोनों भाइयों ने उसे गांजा और पैसे दिए जैसा उन्होंने उससे वादा किया था। चूँकि ये दोनों भाई पहले से ही ड्रग स्मगलिंग की वजह से अमेरिका में वांटेड थे, इसीलिए वो साउदर्न मैक्सिको चले गए और आखिरी में बचे तीनों दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो लैंड बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाएंगे। चूँकि मैक्सिकन जेल में उनके पासपोर्ट उनसे वापस नहीं लिए गए थे क्योंकि यही एकमात्र उनकी आइडेंटिटी थी और इन्हीं पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस किया और वापस अमेरिका चले गए। बॉर्डर पर बैठे गार्ड्स को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ये भागे हुए कैदी हैं और फिर वो कभी मैक्सिकन पुलिस के हाथ नहीं लगे। ये थी कहानी 3 ऐसे दोस्तों की जो निकले तो थे महज छुट्टियां मनाने, मगर उनके साथ वो हुआ जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।